हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग BEE का लेक्चर सीरीज में जो है न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे, बैटरी का न्यूमेरिकल। इसमें हम लोग पिछले क्लास में दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में नया न्यूमेरिकल देखेंगे जो समांतर क्रम संयोजन पर आधारित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें दो सेल जिनका EMF 2 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है, समांतर में जुड़े हैं और इस पूरे संयोजन में एक 0.5 ओम का बाह्य प्रतिरोध जुड़ा है। तो बाह्य प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, ये जो है सेलों के समांतर क्रम पर आधारित एक न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम लोग इसमें दिया हुआ जो टर्म है उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि दिया गया है। इसमें दिया गया है पहला EMF क्या दिया हुआ है, EMF बराबर 2 वोल्ट। यहाँ प्रत्येक सेल का है, प्रत्येक सेल का EMF दिया हुआ है। इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध R का मान दिया हुआ 0.2 ओम। ये भी प्रत्येक सेल का है, प्रत्येक सेल का। और इसमें R का मान, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R का मान दिया हुआ है 0.5 ओम। सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल का जो है सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि दो सेल हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, सेलों का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ और निगेटिव टर्मिनल निगेटिव के साथ जोड़ देते हैं। तो ये हो गया पहला सेल और ये हो गया हमारा दूसरा सेल। इनका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से और निगेटिव टर्मिनल निगेटिव से जुड़ा हुआ है और इस पूरे संयोजन के क्रॉस एक 0.5 ओम का बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है। तो ये रहा हमारा बाह्य प्रतिरोध जिसको R से डिनोट करते हैं। और मान लेते हैं इस परिपथ में धारा क्या है, I है। और ये है 2 वोल्ट की बैटरी और ये भी 2 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। इसका मान कितना है, 0.2। इसका भी मान 0.2 है। तो इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम बन गया है। अब इसमें जो है हम लोग जो समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कर देंगे और करंट का मान फाइंड कर लेंगे। तो फॉर्मूला होता है समांतर क्रम संयोजन का I = NE। ये जनरल फॉर्मूला है अपान समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, ये N का गुणा बड़े वाले रेजिस्टेंस में होता है, छोटा वाला रेजिस्टेंस ऐसे ही रहता है। ये हो गया समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग प्रत्येक वैल्यू को जो दी हुई है इसमें रखेंगे। तो रखते हैं, यहाँ पर N का मान 2 दिया हुआ है, E का मान भी 2 ही है और स्मॉल n का मान दिया हुआ है 0.2। तो इसको रखेंगे 1 मिनट, ये 2 है नंबर ऑफ सेल 2। R का मान दिया हुआ 0.5, बाह्य प्रतिरोध का मान, इसको रखेंगे यहाँ 0.5। इसके बाद प्लस ये इंटरनल रेजिस्टेंस का मान दिया है 0.2। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 4, इसको जब गुणा करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर 0.2। इसको यहाँ फर्दर सॉल्व करेंगे इधर, तो I बराबर हो जाएगा 4/1.2 या फिर इसको काटेंगे तो I बराबर हो जाएगा 1/0.3। इसको लिख सकते हैं हम लोग 10/3 एम्पियर। तो इस तरीके से हम लोग करंट को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा फ्लो होगा, I का मान इधर लिख लेते हैं 10/3 एम्पियर। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दोस्तों ये हमारा दूसरा सवाल है जो सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन पर आधारित है।
जिसमें दिया हुआ है 35 सेल, प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध 4 ओम है। 7 सेल श्रेणी क्रम में जुड़कर 5 पंक्तियां समांतर में बनाकर एक बाह्य प्रतिरोध 8 ओम को 1 एम्पीयर की धारा प्रदान करती हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है प्रत्येक सेल का। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है पहले n का मान। n क्या है? जब मिश्रित क्रम संयोजन होता है तो एक पंक्ति में सेलों की संख्या होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ 7 सेल श्रेणी क्रम में जुड़कर 5 पंक्तियाँ बनाती हैं। तो एक सेल में एक पंक्ति में सेलों की संख्या कितनी है? 7। तो यहाँ n का मान हो जाएगा 7। और m क्या होती है? m होती है पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? यहाँ 5 दी हुई है, 5 लिखेंगे। इसके बाद जो है इंटरनल रेजिस्टेंस R बराबर दिया हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध 4 ओम प्रत्येक सेल का है ये। इसके बाद R का मान एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है यहाँ पर 8 ओम। और इसमें जो है करंट फ्लो हो रही है कितनी? 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। I बराबर 1 एम्पियर। हमको ज्ञात क्या करना है? E ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोग E लिख लेंगे, E ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सर्किट डायग्राम जो है बना लेते हैं कि सर्किट डायग्राम इसका किस तरीके से होगा। तो देखिए दोस्तों, सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ये रहा हमारा पहला पंक्ति, ये प्लस, ये माइनस, ये आंतरिक प्रतिरोध। इसके बाद ये प्लस, ये माइनस, ये आंतरिक प्रतिरोध, ये प्लस, ये माइनस, ये आंतरिक प्रतिरोध। ऐसे करके 7 सेल हैं। तो ये हो गया E1, E2, यहाँ पर E7 हो जाएगा, E7। ऐसे ऐसे करके 5 पंक्तियाँ बनाई हुई हैं। तो ये दूसरी पंक्ति हो गई। ये रहा प्लस, ये माइनस, ये आंतरिक प्रतिरोध। ऐसे करके यहाँ E7 तक है। ऐसे ऐसे करके यहाँ पर 5 पंक्ति हैं। तो यहाँ डॉट डॉट कर देते हैं। इसके बाद 5वीं पंक्ति बना देते हैं सीधा। ये प्लस, ये माइनस, ये आंतरिक प्रतिरोध, फिर से प्लस माइनस आंतरिक प्रतिरोध, फिर से प्लस, ये माइनस आंतरिक प्रतिरोध, ये डॉट डॉट करके ये लाइन थोड़ी तिरछी हो गई। यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा जुड़ा हुआ है जिसका मान कितना है? 8 ओम। इसमें धारा है I बराबर 1 एम्पियर। यहाँ पर दिया हुआ है 1 एम्पियर। और R बराबर दिया हुआ है 8 ओम। और यहाँ पर ये भी E1, E2, E3, E1, E2, E3 और यहाँ पर E7, ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रत्येक सेल का विभवांतर जो है समान है या विद्युत वाहक बल समान हो तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर E7 तक है। ऐसा सब बराबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मिश्रित क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए, मिश्रित क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला होता है वो I बराबर होता है MNE/MR प्लस NR। ये होता है फॉर्मूला। जहाँ क्या है, M क्या है? M है पंक्तियों की संख्या, N है एक पंक्ति में सेल की संख्या। तो हम लोग इसको रखेंगे। यहाँ I का मान क्या दिया हुआ है? 1 एम्पियर पहले से दे दिया हुआ है, यहाँ रखते हैं। 1 एम्पियर दिया हुआ है।
m का मान कितना दिया है 5, क्योंकि 5 पंक्तियां हैं यहाँ पर रखते हैं। और n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान है एक पंक्ति में सेलों की संख्या। तो एक पंक्ति, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति हो गई, ऐसे करके 5 पंक्ति हैं। तो एक पंक्ति में सेलों की संख्या कितनी दी है 7। तो यहाँ पर हम लोग 7 लिख लेंगे। इसके बाद एक सेल का विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना है, इसको ई रहने देंगे। और यहाँ पर एम का मान हमको कितना मिला था 5, और आर का मान क्या है, आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान 8 ओम है, इसको यहाँ रखेंगे, 8 ओम हो गया। प्लस एन का मान कितना है 7 है, क्योंकि एक पंक्ति में 7 सेल है, तो यहाँ 7 रखेंगे। यहाँ स्मॉल आर रहेगा, छोटा आर। यहाँ पर स्मॉल आर का मान रखेंगे, स्मॉल आर हमारा है 4 ओम का, 4 ओम। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए एक बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 35E, ऊपर का 35E हो जाएगा, और नीचे का हो जाएगा 40 प्लस 28, ये हो जाएगा। अब इसको यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं है यहाँ, या फिर इधर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा जब इसके बटे 1 कर लेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 28 इक्वल टू 35E, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा, इक्वल टू 35E हो जाएगा। और यहाँ E का मान हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 68/35, ये E का मान हमारा निकल गया। अगर इसको हम लोग मैंने काट के रखेंगे तो इसको 1.9 के करीब आएगा, 1.9 वोल्ट के लगभग। तो इस तरीके से जो है हम लोग प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं मिश्रित क्रम संयोजन में सेलों के। इसके बाद देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। तो ये रहा हमारा तीसरा न्यूमेरिकल, जो है ये हमारे सेल के आवेशन और निरावेशन से संबंधित न्यूमेरिकल है, जिसमें हमको सेल की इफ़िशियंसी ज्ञात करनी होती है। सेल की इफ़िशियंसी हम लोग जानते हैं 2 टाइप की होती है, एक होता है AH इफ़िशियंसी और दूसरा होता है वाट आवर इफ़िशियंसी। तो इसमें इस न्यूमेरिकल में जो है दोनों को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो है AH इफ़िशियंसी निकालेंगे। तो AH इफ़िशियंसी को हम लोग ईटा AH से लिखते हैं, और हम लोग इसको प्रतिशत में निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया डिस्चार्जिंग करंट और डिस्चार्जिंग टाइम, फिर इसके अपान में चार्जिंग करंट और चार्जिंग टाइम गुणे 100 होता है। ये हमारा हो गया AH इफ़िशियंसी। इसमें सब वैल्यू को रखेंगे। तो ईटा AH प्रतिशत में। तो डिस्चार्जिंग करंट क्या है हमारा, डिस्चार्जिंग करंट है 22 एम्पियर, यहाँ रखेंगे 22। और समय कितना है, इसमें देखिए डिस्चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग समय यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ये मिस हो गया था। 10 घंटे में जो है अनावश्यक होती है, तो इस डिस्चार्जिंग समय कितना है 10 घंटे। तो यहाँ पर 10 रखेंगे, और सभी समय घंटे में लेंगे, क्योंकि AH इफ़िशियंसी में जो है AH क्या होता है हावर में होता है। तो यहाँ पर 10 घंटे रखेंगे। इसके बाद जो है चार्जिंग समय क्या है, यहाँ चार्जिंग समय दिया है, चार्जिंग रेट दिया है 36 एम्पियर, और चार्जिंग समय कितना दिया है 8 घंटे यहाँ पर। और इसके गुणे में करेंगे 100, और इसको देखिए और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 210 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 8 छंग 48 और 8 त्रिक 24, 24 और 4 24 4 28 हो जाएगा। ये गुणे 100 में है। इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 66.38। 60, इसको इधर देख लेते हैं,
388%। ये हमारी हो गई ईटा AH, एम्पियर हावर दक्षता। इसके बाद जो है इसी क्वेश्चन में जो है हमको वाट आवर इफिशियंसी ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग इधर देख लेते हैं कि वाट आवर इफिशियंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसका अलग फॉर्मूला होता है ईटा WH बराबर होता है, इसमें केवल एवरेज वोल्टेज को ले लिया जाता है, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। ये डिस्चार्जिंग करंट हो गया, ये डिस्चार्जिंग टाइम हो गया, और यहाँ पर जो है एवरेज वोल्टेज लेते हैं, एवरेज डिस्चार्जिंग वोल्टेज। और यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ लेते हैं चार्जिंग करंट, चार्जिंग समय, और यहाँ पर चार्जिंग वोल्टेज गुणे 100। अगर इसको हम लोग परसेंट में लेंगे तो यहाँ 100 का गुणा करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं बाकी वैल्यू सेम ही रहेगी। ये 22 डिस्चार्जिंग रेट है, 10 घंटे डिस्चार्ज किया जाता है, और डिस्चार्जिंग वोल्टेज का जो एवरेज वोल्टेज है 1.8 दिया हुआ, देखिए यहाँ पर 1.8। इसके बाद जो है यहाँ पर नीचे रखेंगे चार्जिंग का क्या है 36 एम्पियर की दर से 8 घंटे तक डिस्चार्ज की जाती है, और चार्ज किया जाता है। और चार्जिंग वोल्टेज कितना दिया है, औसत वोल्टेज 2.1 यहाँ पर रखेंगे। इसको 100 से गुणा करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ 18 से काटेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 0.1 बचेगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 220 होगा, इसमें 0.1 का गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा 22, और नीचे आ जाएगा, यहाँ 2 है, इसका इसमें गुणा होगा 16 हो जाएगा, तो 16 गुणे 2.1। इसको और सॉल्व करेंगे, 22 बटा ये 16 का 16, और 16 दूना 32 और 1 33 हो जाएगा। ये यहाँ 1 अंक 10 गुणे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 65.476%। ये हमारा हो गया वाट हावर इफिशियंसी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को एक बात क्लियर समझ में आ रही होगी कि जो AH इफिशियंसी होती है वो हमेशा वाट आवर इफिशियंसी से क्या होती है, अधिक होती है। या इसको अलग शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जो ये वाट आवर इफिशियंसी होती है वो AH इफिशियंसी से हमेशा छोटी होती है। जैसे हम लोग थ्योरी में भी पढ़े थे कि लेड एसिड बैटरी का, देखिए लेड एसिड बैटरी का AH इफिशियंसी कितना होता है, AH इफिशियंसी लेड एसिड बैटरी का होता है 90 से 95% तक, ये AH इफिशियंसी होता था। और वहीं पर वाट हावर इफिशियंसी कितना होता था, ये होता था 70 से 80%। तो जो वाट आवर इफिशियंसी होता है वो सदैव AH इफिशियंसी से छोटा होता है। तो इस तरीके से जो है इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन भी समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।